अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपनी ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सींग अभी उलझे ही हुए थे कि हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सींग फंसा लिए। पहले सिर्फ बयानबाजी थी, अब वार्निंग ऑन टाइप फ्रेम भी दिया गया है, मोहलत भी दी जा रही है और मामला गैर महसूस अंदाज में संजीदा होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी नून लीग को वाज़ेह बता रही है कि सारा निज़ाम एक लम्हे में डीरेल हो सकता है, मगर हम आपको मोहलत दे रहे हैं। 1 महीने के टाइम फ्रेम में नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का चैलेंज दरपेश है, जबकि मुस्लिम लीग नून अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बेफिक्र है कि वो साथ नहीं छोड़ेगी। मगर दूसरी तरफ बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से 2.5 साल की हुकूमत करने के बंटवारे के मुआहदे की बात भी अब सामने आ रही है। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि 2.5 साला मुआहदे के तहत चंद महीने के बाद बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत कायम हो जाएगी, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि फिर वफाक में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन मजबूरी और ज़रूरी का जो फार्मूला तय पाया था, आज तक उस पर वो पाबंद तो हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब जहां हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देने के लिए तैयार बैठी हुई है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने के लिए पर तोल रही है और वो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ रुख भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त लीगी हुकूमत से एक गिला है कि उनकी क़यादत की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होने दी जाती, जिस पर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेशकश की है कि जेल का एक अपना तरीक़ाकार है, लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत बानी से मुलाकात के लिए संजीदा है तो वो बानी को बनी गाला शिफ्ट करने की दरख्वास्त दे दें, हम उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और ये आसानी से रोज़ाना उनसे मुलाकात कर पाएंगे। हुकूमत अपनी ऑफ़र पर संजीदा है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संजीदा होना यहाँ पर ज़रूरी दिखाई देता है। अगर PTI क़यादत की अपने बानी से मुलाकातें तवातर से रोज़ाना की बुनियाद पर होने लगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी शायद ख़त्म हो सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद भी बरकरार रहने में कोई अहम पेशरफ्त हो जाए। इस पर बात करेंगे। जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे साथ मेरे पैनल मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आदिल अब्बासी साहब और शौकत पराचा साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो वैसे तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी जलसे से खिताब किया था और बताया था कि हमें भी ऑफ़र की गई थी कि 2.5 साल आप कर लें और फिर 2.5 साल हम आपको दे देंगे, हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं हम मैंडेट लेकर आएंगे। तो ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये फॉर्मूला तो तय पाने की कोशिश की गई थी और हुआ भी था, पीपल्स पार्टी ने बैकआउट कर दिया था। लेकिन ये जो बलूचिस्तान के अंदर अब नई आवाज़ सुनने को आ रही है कि 2.5 साल हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून आएगी, इस पर लग यूँ रहा है कि रेजिस्टेंस का सामना शायद करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये हर बार ये फॉर्मूला क्यों निकल आता है और क्या ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? देखें, पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश तो हुकूमत बनाने की थी कि PTI बनाए और हम आपका साथ देंगे। वो PTI ने बिल्कुल नहीं मानी थी। तो ये तो बाद की बात है ना, जो 2.5 साल की बात हो रही थी और फिर इन्होंने आइनी ओहदे ले लिए। अगर आप 2.5 साल की हुकूमत लेते तो फिर सदारत के ऊपर तो बात और हो रही होती ना, चेयरमैन सेनेटशिप पे बात फिर और हो रही होती। तो अब तो जो तय हो चुका है अब उसके ऊपर है। तो ये जो धमकियां सुना रहे हैं तो इनको तो ज़रूरत ही नहीं है धमकी देने की। सदर साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि आप एतमाद का वोट ले लें, बस ये तड़ियाँ छड़ियाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सियासी तौर पे बोल्ड होके आएँ कि जी बस ठीक है हमारा टाइम पूरा हुआ आपके साथ, आप एतमाद का वोट लें। वो तो फिर लाले पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन हजूर आपके अपने इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स हैं, आप पूरी तरह हुकूमत में शामिल हैं, आप तमाम फ़वाइद भी ले रहे हैं और इससे ज़िम्मेदारी भी नहीं लेते। आप 2.5 साल की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे थे? इनका ख्याल था पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब ये बातें जो बोली जा रही हैं तो ये दुख और दर्द आ रहा है पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल सियासी जमात है, उनका हक है, उन्होंने तो पहल नहीं की थी, ना PMLN ने की थी। ये तो जब PTI ने इनकार कर दिया था तो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और नवाज शरीफ ने लाहौर में कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप तमाम जमातों से रब्ता करें हुकूमत बनाने के लिए। तो जब आपने तय कर लिया और जो पंजाब से दुख दर्द की तकलीफ़ आ रही है वो सिंध में भी तो मौजूद है ना, MQM को कि इत्तेहादी मरकज़ में मौजूद है और उनको वो पूछते भी नहीं सिंध में। तो पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं है, इत्तेहादी है और वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे सिंध में MQM की ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, तो फिर आप धमकी लगा के तो नहीं फ़ायदा ले सकते ना। वो मरियम नवाज़ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप इस तरह नहीं जा सकते। जैसे कमेटी बनाई गई थी दोनों तरफ से, एक दफ़ा गवर्नर हाउस में हुआ तो पता लगा पीपल्स पार्टी के कहने पे ज़्यादा तबादले हुए, नून वालों के कम हुए।
और पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन ये जो कुछ महीने के बाद ख्वाहिश उठती है, पहले बजट पे उठती है, फिर उसके बाद आते हैं पीपल्स पार्टी, डेवलपमेंट फंड लोगों वगैरह, को पता है जो इलेक्ट होके आए हैं कि हमारे लिए आइंदा हमारे लिए क्या मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। अब आप देखें कसूर जब बिलावल भुट्टो गए हैं तो उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन जब वो साउथ पंजाब में इन होते हैं, गिलानी जिन लोगों को वो वंडा खाना सब चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट ने, गिलानी बरादरान फैमिली को पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने जो सारी जगह पे सैलाब पे दिया वो इनके हवाले किया। लेकिन वहाँ से पहली आवाज़ आई जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि साउथ में कि BISP से दें। देखें BISP का डाटा तो 13,500 रुपये तक महदूद है, तो यहाँ तो लाखों रुपए दिए जाने हैं ना। वो तो गुर्बत की इंतहा, जिनके अपने घर नहीं है वो लोग BISP पे हैं। तो ये तो डिमांड ही मेरे साहब में दुरुस्त नहीं थी, बिलावल भुट्टो से करानी नहीं चाहिए थी इन्हें कि जी आप उससे करें, जब वो डाटा है ही और मखसूस खत्ते गुर्बत से नीचे लोगों का है। यहाँ तो मुतमव्विल अफराद भी सारे के सारे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि बबल बर्स्ट नया सर्वे होगा। नहीं, वो तो दोनों तरफ से हुआ ना। देखिए ये बार बार मुसलसल पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद किए जा रहे थे, फिर मरियम नवाज ने टेक ऑन कर लिया, एड ऑन लिया है, और वो पीछे तो नहीं हटी, वो तो अपने सूबे के लिए कर रही है। जो बलूचिस्तान में 2.5 साल वाला फॉर्मूला है, ये इमदाद मांगना चाह रहे थे, उसने कहा ये इमदाद मांगना चाह रहे थे गैर मुल्कों से, जैसे लोगों सिंध के बारे में कहते हैं कि वहाँ आया आफत तो इनके तो मजे लग जाते हैं सिस्टम के, जो सिंध में राय जाके पैसे मांगो, वो मरियम नवाज ने ब्रेक लगा दी। तो प्रॉब्लम तो हुआ ना उस सारे सिस्टम को। अब गिलगित बल्तिस्तान में जब आपको अबूरी हुकूमत बनानी है तो ये सिस्टम चलाने वालों ने फैसला करना है कि 2.5 साल होंगे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी तो कश्मीर भी मांग रही है कि हमें कश्मीर में भी दें, तो ये बंटवारा इस तरह ही होगा कि फिर कश्मीर में भी या 2.5 साल होंगे, या मतलब या फिर एक तरफ नून ले पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ ले, ये इस तरह का होगा। अभी तो शुरू हो रहा है ना काम, तो सियासी जमातें ये जब लेन देन पे आ रहे हों और सालिस मौजूद हों तो वो करा लेंगे फैसला। अच्छा, वैसे जो हमारे अक्सर और बेशतर तज्जियाकार है, जब ये प्राचा साहब शुरू हो रहा था हुकूमत बनाने की तरफ सारे सर जोड़ के बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने बशमूल आप लोगों ने भी ये बात कही थी कि ये ज़्यादा देर तक शायद इस तरीके से चल ना पाए जितनी मोहब्बत दिखाई जा रही है। और वो हमने देखा है कि थोड़ा थोड़ा अब काम शुरू हो गया है, वही बबल बर्स्ट वाला, छोटी छोटी चीज़ें फिर बड़ी होना शुरू हो गई हैं। बट क्या ऐसा फॉर्मूला हो सकता है कि ठीक है आप कश्मीर में, क्योंकि नून लीग कह चुकी है कि हम जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो आप वहाँ पर पीपल्स पार्टी को बिठा दें और यहाँ बलूचिस्तान में आप कहें जी हो गए आपके 2.5 साल पूरे। लेकिन क्या इसमें फिर पीपल्स पार्टी भी 2.5 साल मांगेगी वफाक में? वो पॉसिबल है? जी बहुत शुक्रिया। कोई भी सियासी जमात कुछ भी मांग सकती, और कोई भी सियासी जमात जिसको पता हो कि हमारे वजूद के बगैर ना बजट पास हो सकता है, ना लेजिस्लेशन हो सकती है, वो कुछ भी मांग सकती। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं मांगा। बात जो बैरूनी इमदाद की है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की है, PDM में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम थे। उस वक्त तो जनीवा में कॉन्फ्रेंस भी हो गई, उस वक्त तो कहा गया कि $11 अरब की इमदाद मिलेगी। तो क्या उस वक्त कुछ और शरीयत का कानून था या मुल्क का कानून था या लोगों की कोई और राय थी? आज आखिर ऐसा क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। ना सिर्फ इनका कंपटीशन होता है, बल्कि ये नजरियाती तौर पर भी जो दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। मसलन ये एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से नून लीग का अपना नुक्ता नजर है, पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर। और जब आप रियल पॉलिटिक्स करते हैं, रियल पॉलिटिक्स में यू ट्राई टू मैक्सिमाइज योर बेनिफिट्स। वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये जो गिमिक है कि हम अलहदा हो जाएंगे, करना है कर लें, जो दिल है कर लें। एक बात हकीकत है कि जब तक खान साहब का खतरा है, इन जमातों को ये इकट्ठी रहेगी, कुछ भी हो जाए। जिस दिन PTI जो है वो खतरा नहीं रहेगी इस सिस्टम के लिए या सिस्टम चलाने वालों की नजर में, तो उस दिन फिर ये आजाद हो जाएंगे। 1 दिन रहें या 4 दिन रहें, जो भी हो। लेकिन टिल खान साहब इज देयर, पीपल्स पार्टी PTI इज देयर। अभी पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होना थे, ये पीपल्स पार्टी भी डिमांड कर रही थी। हाँ। वो नया कानून बना के वो नॉन पार्टीज कर दिया, और उसके बाद और अब वो पता नहीं 4 हफ्ते तो अभी कह दिया ना कितना डिले होगा।
2021 के बाद दिसंबर 2021 को बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ था और खुद खान साहब की हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम जब अदालत ने बहाल किया तो उन्होंने बहाल नहीं किया था, उन्होंने भी रोड़े अटकाए। बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी मुतालबा करती रही कि बल्दियाती इंतखाब कराएं, बल्दियाती इंतखाब का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, लेकिन वो भी डिले हो गए। इसलिए जब चीजें इस पेचीदगी के साथ फंसी होती हैं तो वो ये इतनी आसानी से मैं कह दूं इस्लामाबाद में बैठ के कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी, पीपल्स पार्टी अलहदा होगी, सदर जरदारी सदर रह सकेंगे, क्या चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रह सकेंगे पंजाब में, उधर केपी में उनके अपने गवर्नर हैं, वो रह सकेंगे। तो स्टेक्स जो है ना, वो पार्टी का स्टेक क्या होता है, उसके जो फैसला साध होते हैं उन्हीं का वैसे स्टेक मुझे आपने वो ना एक बात याद करा दी, वैसे लाइटर नोट पे कह रही हूँ। वो आपको याद होगा वो ज़माना कि जब फारूक सत्तार साहब एकदम से रूठ जाते थे और फिर उनको मनाने के लिए 9-0 में पूरी बैठक होती थी, और फिर बार बार एमक्यूएम का बेसिकली रवैया यही रहा है थ्रू आउट कि जिस भी इत्यादि के पास जाती थी वो रूठ जाती थी, फिर एक आधी चीज़ पे ही वो मान के वापस आ जाती थी। तो कमोबेश ऐसा भी एक तासुर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाहे बजट का मामला हो या कोई कानून साजी के वक्त की बात हो, तो वो थोड़ी थोड़ी बीच में से ना नाराज़ होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ ना कुछ लेके उनको दे के मना लिया जाता है और फिर वो वापस उसी बात पर आ जाते हैं कि हमारे देखे मुतालबे पूरे नहीं हुए। बट माई क्वेश्चन टू यू isn't that more than just whatever we discussed? Isn't that about Maryam Nawaz and Bilawal Bhutto Zardari का वो competition that who is going to be next Prime Minister of Pakistan in a longer run? तो आप नहीं समझते कि वो ज़्यादा थोड़े से ओवर एम्बिशियस होना या पॉइंट स्कोरिंग करना? मैं सिर्फ बिटवीन लाइंस ये बात करना चाह रही हूँ, ज़्यादा डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रही। आदिल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि एक तो स्केच ये हो गया कि पीपल्स पार्टी कहाँ गलत है और एक स्केच ये हो गया कि नून लीग क्या कर रही है, लेकिन एक ये भी है कि कोई ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो रहा, बहुत जल्दी तो नहीं किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने की? देखिए, पॉलिटिक्स में जो है वो अलायंसेस भी अपने इंटरेस्ट के लिए बनते हैं और जब डिफरेंसेस होते हैं तो वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए होते हैं। वो कोई अल्लाह वास्ते के नहीं होते, वो बहुत कोई अवामी मफाद में नहीं होते। सियासत में आपको पावर गेन करने के लिए ये सारे कार्ड्स खेलने पड़ते हैं। जब आप स्ट्रांग होते हैं आप कोई अलायंस नहीं बनाते, जब आप वीक होते हैं तो आपको 17 अलायंस बना के अपनी गवर्नमेंट खड़ी करनी होती है और चलानी होती है। सो जो अपेरेंटली हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट अपनी जिस तरह फुटिंग स्ट्रांग कर रही है पंजाब में और फेडरल में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये कोशिश कर रही है कि जब वो अपने इस टेन्योर को एंड करे तो पीएमएलएन का रिवाइवल करे। यही केस पीपल्स पार्टी के साथ है। ज़ाहिर है उनके पास एक ऑप्शन था इलेक्शन से पहले कि वो पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते, लेकिन ना पीटीआई ने उस मेच्योरिटी का सबूत दिया और गालिबन पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा था कि शायद वो इस तरह शायद ना चल सके, और एक ख्याल ये था कि अगर ये दोनों चलें तो टेंशन थोड़ी सी कम हो सकती है। सो अगर आप ये कहना चाहती हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा या बिलावल साहब दोनों वजीर आजम बनना चाहते हैं तो दोनों की ख्वाहिश बिल्कुल बजा है और जायज़ है, लेकिन इसमें हालात का तज्जिया करना जरूरी है कि किसके लिए हालात या मौके ज्यादा मौजूद। इस वक्त सच्ची बात अगर करें कि जिस किस्म का ऑपोजिशन पीटीआई जिस किस्म की ऑपोजिशन कर रही है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, तो इन दोनों के लिए इतना आसान नहीं है कि ये रिलैक्स होकर ये सोच लें कि कुछ साल के बाद हमारे एक नए वजीर आजम होंगे और वो ये होंगे। दूसरा ये है कि बिल्कुल राना साहब ने ठीक कहा कि जब पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस मौजूद हैं, वो बड़े ठीक है उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो एक बड़े ओहदे हैं जिसकी सूबे में बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। ये भी कहा कि वो पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतना कुछ हो जाएगा, नून लीग इस क्रूशियल टाइम में ये इतना सर्वाइव भी कर जाएगी। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि उस वक्त जब ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त किसी का भी ये ख्याल नहीं था कि ये इतना चीजें लास्ट कर जाएंगी, क्योंकि जाहिर है एक क्राइसिस था, एक जबरदस्त एजिटेशन की पॉलिटिक्स पीटीआई कर रही थी। स्ट्रीट पर उन्होंने एक अच्छा खासा हंगामा लगाया हुआ था, और इलेक्शन जिस तरह हुआ और जो इलेक्शन पे सवालात हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। खुद पीपल्स पार्टी भी ताना देने के लिए उनको कहती है पीएमएलएन को कि हम 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं हैं। तो ये दुरुस्त बात है, लेकिन जब चीजें ग्रिप करने लगती हैं तो फिर हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों ही जल्दी कर रहे हैं। ये कबल अज़ वक्त होगा कि वो ये प्लानिंग करने लग जाएं कि उनका अगला प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी से होगा और कौन होगा। ये आप ध्यान में रखें कि एक ऐसे वक्त में जब मियां साहब पूरी तैयारी के साथ बरतानिया से पाकिस्तान आए, लेकिन वजीर आजम नहीं बन सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बने और शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा वजीर आजम बन गए।
तो पॉलिटिक्स में आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं, हालात कुछ और हो जाते हैं, नतीजा कुछ और निकलता है। मुझे लगता है कि ये इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस कि किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, या हो सकता है। ये तो डिस्कशन नहीं है कि किसका होगा, ये तो होगा जिसका होगा, बस वो जब वक्त आएगा तो जिसका कुरान निकलेगा। लेकिन ये नजर आ रहा है अलबत्ता कि दोनों साइड्स पर थोड़े से ओवर एम्बिशियस हो गए हैं दोनों लोग, और यही वजह है कि मैंने आपको फिर बताया ना, ओवर एम्बिशियस। देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी जो है वो ऑपोजिशन करने के लिए नहीं आता, और यही वजह है कि जब एग्जैक्टली यही वजह है कि जब मरीम नवाज साहिबा जाती उम्रा जाके मुलाकात करती हैं वालिद के साथ और चचा के साथ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, पंजाब वफाक की नहीं मानती है। उसकी वजह ये है कि वो स्टांस लेकर ये शायद दिखाना भी चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। बट पराचा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था, और वो ये था कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब से ख़तरा रहेगा तब तक ये साथ रहेंगी, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं होगा तो अब मेरा अगला सवाल ये है, अब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आने पर हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो किस हालत में रहेगी, कैसे रहेगी, और ये जो मामला चल रहे हैं, जो भी नई कमांड चेंज हुई है केपी में, इसको कैसे देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक पूरा सूबा है और फिर उस सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनकी तब्दीली होना, एक तो इस पे ज़रूर बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं, जो अभी तक कभी मुलाकात नहीं हो रही, कभी बात नहीं हो रही, और वो कह रहे हैं कि मैं काबीना नहीं तश्कील दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और दूसरा ये कि जो पराचा साहब ने सवाल उठाया था कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब रहेंगे, मैं पूछ लूँ कि कब तक रहेंगे और किस हालत में रहेंगे और क्या रहेंगे। सॉरी, मतलब आप ये जो केपी में इस वक्त हो रहा है उसके बारे में सवाल कर रही हैं? मेरे दो सवाल है आपसे, एक तो केपी वाला सवाल है जी जी, एक तो केपी वाला सवाल है, और इस साथ मैंने ये पराचा साहब वाला क्वेश्चन भी लिया है कि क्या बनेगा पीटीआई का। देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, और सियासी जमातों में नून और पीपल्स पार्टी दोनों कौमी असम्बली में 17 सीटों तक महदूद भी रहीं और वापस आ गई। पीटीआई के लिए थोड़ा सा तवील अरसा इसलिए लग रहा है कि मज़ाहिमत जितनी इमरान खान चाह रहे हैं अगर नहीं भी हो रही, लेकिन वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब फिर नवंबर में टकराव की बात हो रही है, और वो अपने वोटरों में मकबूल रहने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो उनको इस हद तक तो फ़ायदा दे रहा है। लेकिन ये जो मकबूलियत है, इससे वो सियासी तौर पर कबूलियत से मुराद कतन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहें कि फ़ौज के साथ, लेकिन सिस्टम में आपको सियासत अंदर रह के करनी है, और आप कहते भी साथ यही हैं कि मुझे तो सिर्फ फ़ौज से बराह रास्त बात करनी है। पहले आपने कुट्टी कर दी कि कोई बातचीत नहीं होगी, और फिर जब ओपनिंग की तो कहा कि मुझसे बात करें, अगर वो आपसे नहीं कर रहे, और वो मुसलसल कह रहे हैं कि आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दों की सपोर्ट बना रहे हैं आप पॉलिटिकली, तो फिर ये मुश्किल इमरान खान के लिए तवील हो रही है। तो क्या वो सियासी इनिंग्स इसी तरह खेल रहे हैं? ये फैसला तो बहरहाल पीटीआई की क़यादत करेगी, लेकिन मैं मुसलसल ये समझ रहा हूँ, जब से परसों रिक्विजिशन जमा कराई है इन्होंने महमूद खान अचकज़ई की, तो महमूद खान अचकज़ई के आने से मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि जहाँ फ़ौज से बात नहीं करनी वहाँ हुकूमत से बात करना बन जाएगा, या तो फिर ये पीटीआई पीछे छोड़ जाएगी महमूद खान अचकज़ई को कि नहीं आप हुकूमत से बात कर रहे हैं हम नहीं करने देंगे, या फिर उनके ज़रिए सहारा लेंगे कि देखें नहीं हमने तो अपने तादी ढूंढे थे, उनको अपोजिशन लीडर बनाया, अब वो बात कर रहे हैं, तो बरी व ज़िम्मा होगी पीटीआई और आगे रखेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, जैसे पीडीएम बना के एक सिस्टम बना के अदम एतमाद भी लाए और सारा कुछ हुआ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान इस पेशेंस का मुजाहरा कर सकेंगे कि वो किसी के पीछे चल सकें या इनको इस्तेमाल अच्छे अंदाज से पॉलिटिकली कर लें। देखें, महमूद खान अचकज़ई हों या मौलाना फजलुर रहमान, दोनों के दोनों ने जब पीटीआई ने इनसे रब्ता किया, रवादारी का मुजाहरा किया, सियासी फहम व फरासत इसी चीज़ का नाम है कि पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह लड़ें, और जब बातचीत करनी हो तो सियासी दुश्मनी मुखालफत जो होती है वो दुश्मनी में ना बदले। लेकिन इमरान खान उस तरफ जाते हैं। अब उनको दूसरी दफ़ा ये काम करना पड़ा है। पहले मौलाना फजलुर रहमान वाला, वो फजलुर रहमान साहब की मर्जी या इनकी मर्जी दोनों इकट्ठी नहीं हो सकी। अब महमूद खान अचकज़ई को बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कराया। देखे, वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे, उनकी पार्टी नहीं मान रही थी इस बात पे, पार्लिमानी लीडर्स जो हैं। तो सुहेल आफरीदी को जिस तरीके से वो लेके आ गए हैं, तो सुहेल आफरीदी का आना अब उनके पीटीआई तो सुहेल आफरीदी साहब का कैरेक्टर आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ये वो उस्मान बुज़दार प्लस होंगे या सुल्तान राही निकलेंगे? नहीं, ये काबीना बताएगी उनकी
कि उसके अंदर क्या वो पुराने लोग जो मौजूद हैं, जो स्टालवर्ड हैं केपी के पीटीआई में, और बुजुर्ग लोग हैं और पुराने पीटीआई में बैठे हुए हैं, हाँ। क्या उन फैमिलीज को वो नज़रअंदाज करेंगे तो एक और नया ग्रुप बनेगा जो मुश्किल पैदा करेगा इनकी हुकूमत के लिए, क्योंकि वो तजर्बा ना हो लेकिन तजर्बाकार लोग साथ लेके आप अपना काम चलाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा सुहेल साहब कितने प्रेशर में कितने नारे मार के आते हैं, क्योंकि भड़क तो अभी इनकी थोड़ी हैं, वो अली अमीन गंडापुर की ज़्यादा थी। और अभी देखेंगे कि उनकी काबीना बननी है, उनको आज हाईकोर्ट ने इजाज़त भी दी है कि मुलाकात कराएं आप, फैसला भी आ गया, लेकिन पॉलिटिकल गुफ्तगू पे बैन भी लग गया। जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुलाकात के लिए ऑर्डर इशू किया था कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज एजाज इसाक साहब ने उसको ख़त्म कर दिया था कि नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन आज वो 3 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने फैसला कर दिया है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, कि पॉलिटिकल नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर इनके ऊपर आएगा। ठीक, टू मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो जैसे से वक्त गुजरा थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। शौकत पाशा साहब, माजरत चाहूँगी, शौकत पाशा साहब मुझे ये बताइएगा कि थोड़े रवैये तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने अगर ये ऐसे ही बयान दे दिया है कि चलो हम बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आप वहाँ रोज़ मुलाकात कर लें। अब मुझे याद आ रहा है कि और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इसी किस्म की कोई ऑप्शन लेकर खान साहब के पास भी गए थे, बनीगाला वाली, कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। फिर वो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने एक पॉडकास्ट में बताया मंसूर अली खान साहब के साथ कि कोई जूता शूता उतार लिया था खान साहब ने कि भागो यहाँ से, नहीं करनी। अब बात वहीं पर आकर रुक गई। ऑप्शन हुकूमत ने ये तारिक फजल चौधरी साहब ने कम से कम दी है। एक तो क्या आपको लगता है कि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं ये इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और दूसरा ये कि अंदर खाते ये भी कहा जा रहा था वैसे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कि वो कहते कि जब आप पूरा साल मुकम्मल करेंगे नवंबर में तो आपको एक बार फिर चढ़ाई करनी है, जो कि गंडापुर साहब अंदर खाते चाह नहीं रहे थे कि मैं वो एडवेंचर दोबारा करूं, इसलिए वो मौके को गनीमत जानते हुए वो पीछे हट गए। बट सुहेल खान आफरीदी साहब क्या ये कर पाएंगे? पहली बात तो ये है कि तारिक फजल चौधरी वाली बात 24 नवंबर को पिछले साल तो यही बातें होती रही, जब हेलीकॉप्टर पे 2 बंदों को, जिनमें बैरिस्टर सैफ साहब भी शामिल थे, लाया गया, सुबह उनकी मुलाकात करवाई गई। फिर आपको याद होगा आदम स्वाति साहब कुरान की कहने पे तैयार थे, कुरान पर हाथ रख के कि मैं इस तरह के लोगों के साथ राब्ते में हूँ, लेकिन वो बनीगाला में शिफ्टिंग वाला ना हुआ, क्योंकि संगजानी में वो लोग नहीं बैठे। बुशरा बेगम साहबा आई और वो जुलूस को आगे ले आई डी चौक तक। इसके बाद वो फिर यहाँ अनफॉर्चुनेट वाकयात भी हो गए डी चौक पे। तो ये ऑप्शन रहता है, और खान साहब की मर्जी से ही हो रहा था, ये खान साहब की विलिंगनेस से हो रहा था। खान साहब नाराज नहीं हुए थे इस ऑप्शन पे। ये अपनी जगह पे जो उस वक्त की मुलाकात में मौजूद थे, मैंने तो फर्दन उनसे पूछा है और सब वो इसकी तस्दीक करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुहेल आफरीदी साहब का जो मामला है, वो तो जो लाने का मकसद है वो यही है कि मज़ाहमत करेंगे। और वो पहले दिन जो उन्होंने तकरीर की असेंबली में उन्होंने खुद कहा कि मैं इश्क इमरान में मरना चाह रहा हूँ और मैं मज़ाहमत का बादशाह हूँ, मैं मज़ाहमत के लिए आया हूँ। लेकिन क्या वो मज़ाहमत कर पाएंगे? क्या उनके अंदर अब इतनी सकत रह गई पीटीआई के वर्कर्स के? क्योंकि आज भी कोई कह रहा था कि जी नवंबर के बाद, शायद अलीमा खान या उज़मा खान साहिबा ने कहा कि पिछले नवंबर के बाद पीटीआई का जो कारकुन है, या किसी और ने कहा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ करना, लेकिन किसी का बयान था पीटीआई वाले का कि चूंकि वो पिछले नवंबर के बाद पीटीआई का कारकुन मायूस था, तो अब सुहेल आफरीदी उसको रिवाइव कर पाए। तो क्या सुहेल आफरीदी के साथ वो सब चलेंगे? क्योंकि अली अमीन जैसे कह गए थे कि जी ग्रुपिंग है, और फिर वो ग्रुपिंग की वजह से वो अयाम भी हुई ग्रुपिंग, और अली अमीन खान चले भी गए। कहते हैं ना तख्ता उल्ट जाना, उनका तख्ता उलट गया। तो क्या ये सब बाकी ग्रुप्स जो हैं वो चलेंगे? अच्छा, एक और बात भी बिल्कुल वाज़ेह ऐलान किया गया था कि जो 9 मई की नाअहलियां होंगी उनकी जगह हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हरिपुर में तो लड़ रहे हैं इलेक्शन। जो इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी कल कहीं थोड़ी बहुत कोई बातचीत हो जाए
क्योंकि प्रायोरिटी तो खान साहब की यही नजर आती है तो कि फिर मैं जेल टेक्निकली से रहा ब्रदर साहब, मैं आपकी बात से ही दोबारा आपकी तज्जिए पे लेकर आती हूँ। तो फिर तो जो खान साहब अगर पिछले साल भी रेडी थे और संजानी वाले इशू के बाद ही चीज़ें ख़राब हो गई, तो बात तो फिर वही हुई जो खान साहब की माँ पर हुई है। अगर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कह भी दिया है तो इट मीन्स के ये कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुआ है ना, और उन्होंने अगर ये बोला तो फिर विन विन सिचुएशन तो खान साहब की पार्टी के लिए हुई। नहीं, सर्टेनली डिस्कस हुआ है, सर्टेनली। लेकिन ये है कि मैं बता रहा हूं कि अगर संजानी में नहीं बैठे, जो मेरी फाइंडिंग है वो सिर्फ इस वजह से आगे आए कि मुशर्रफ बेगम साहिबा उधर से आ गई थी। ये मेरी फाइंडिंग मीन जो उस वक्त के कैरेक्टर्स थे, जो खान साहब में भी मिल रहे थे, वो बता के जाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया था। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि पंजाब की अहमियत को ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना आप डिनाई कर सकती हैं, और ना खान साहब डिनाई कर सकती है। इस वक्त पंजाब में कहाँ है पीटीआई? इसमें लाहौर कहाँ नजर आता है? आप कोर कमांडर हाउस पे तो हमला कर दिया, वो जला के रख दिया, लेकिन मज़ाहमत गंडापुर साहब तो बकायदा इसका शिकवा करते थे। वो कहते थे हम केपी से लोग निकाल लेते हैं, पंजाब से आप लोग निकाल ही नहीं पाते। मैं यही सवाल रख रहा हूँ कि अगर सुहेल आफरीदी साहब ले भी आते हैं तो क्या लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी यानी जीटी रोड के इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसकी वन ऑफ द रीजंस कुड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द रीजंस कुड बी क्योंकि ग्रुप्स इतने ज्यादा बन चुके हैं पीटीआई में, या ये ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि एक ग्रुप कोई और बात करता है तो फिर दूसरा ग्रुप उसको डिनाई कर देता है, और फिर अलीमा खान साहिबा का इन्फ्लुएंस भी इसमें काउंट किया जा सकता है। बट आदिल, ये डूएबल है? अगर फॉर इंस्टेंस चलें, लास्ट ईयर तो जो हुआ वो संजानी वाले इशू के बाद वो ख़त्म हो गया, बट ये दोबारा से बात का इजहार करना तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से, आपको ये डूएबल लगता है? ये गवर्नमेंट और पीटीआई बैठ के इस बात पे इत्तेफाक कर भी सकती? देखिए, ये गवर्नमेंट के किसी हलकों में ये डिस्कशन ज़रूर है और इस किस्म के और भी कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे, लेकिन ये डूएबल उसी सूरत होगा ना जब इमरान खान इस ऑफर को कबूल कर ले। और मुझे ये लगता है उनकी इमाम पर ही हुआ था लास्ट ईयर भी, वो ही वाज रेडी फॉर दैट। वो जो आप गंडापुर साहब का गालिबन हवाला दे रहे होंगे कि जो उन्होंने कहा था कि काफी चीजें हो गई थी। नहीं, वो ही वाज रेडी फॉर, who was ready for? He was ready to get shifted बनीगाला में, लेकिन फिर वो संजानी वाला इशू हो गया, वो चूंकि प्रेशर चाह रहे थे। ओके जी, ये बात गंडापुर साहब ने जो है वो कही थी। काफी हद तक चीजें करीब चली गई, इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से ये मामलात खराब हो गए। और ये मुझे अभी मैं आपसे यही बात कंप्लीट अगर कर लूं, क्योंकि यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि असल में उन्हें गारंटी बहुत स्ट्रांग चाहिए, ऐसी गारंटी जिसमें वो ये एक्सेप्ट कर लें और ये चीज हो भी जाए। जिस तरह असद कैसर साहब ने बात की कि अगर हुकूमत संजीदा है तो हम इस पर बात हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि उनको इस किस्म का रिलीफ मिले, लेकिन साथ में वो एक कंडीशन गवर्नमेंट ने लगाई है कि वो दरख्वास्त दें। जब वो दरख्वास्त देने की बात आती है तो उससे अपेरेंटली जाहिर है यही लगेगा कि पीटीआई ने दरख्वास्त दी कि भाई हमें जेल से निकालो और जेल से निकाल के बनीगाला मुंतकिल कर दो। और इस तरह गवर्नमेंट जो है वो ये रिलीफ जरूर दे सकती है अगर उससे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट उसको कैश भी कराएगी। गवर्नमेंट ये भी बताएगी कि देखिए जी इन्होंने दरख्वास्त की, अर्जी डाली, फरियाद की, तो हमने इनको जो है वो दे दिया, चले घर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अब तो खैर उसके वो गवर्नमेंट और भी बहुत सारे रीजन दे रही है कि वहां पर 8-10 हज़ार कैदी होते हैं, मुश्किल होता है मैनेज करना इनके लिए, इनके लोग आ जाते हैं, खुद इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी सोच रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसकी पॉलिटिकल रिपरकशन भी है ना। एक तरफ उनका वो नैरेटिव पीटीआई का धड़म से गिरता है जिसमें वो कहते हैं कि हम ना माफी मांगेंगे, ना माजरत करेंगे, ना कोई रिक्वेस्ट करेंगे, ना को हम तो अदालतों से रिलीफ लेंगे। लेकिन अपेरेंटली अभी हमें ऐसा लगता है कि पीटीआई को भी ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा रिलीफ उनको बगैर उनकी किसी तहरीर के देगी और सिर्फ वर्बल दे देगी, ये भी उनको नहीं लगता। तो आप इसमें पूरी पीटीआई को काउंट कर रहे हैं कि पूरी पीटीआई को ट्रस्ट डेफिसिट है या कुछ चंद ग्रुप्स को? मतलब इमरान खान, देखिए पीटीआई क्या है? पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। पीएमएलएन क्या है? पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ पीएमएलएन है। पीपल्स पार्टी क्या है? भुट्टो फैमिली पीपल्स पार्टी, वो बात एक ही है।
पार्टी, आपका क्या ख्याल है, इमरान खान अगर कोई फैसला कर ले तो क्या पूरी पार्टी मिलके भी पाकिस्तान की फैसला करना चाहे कुछ कर सकती है? नहीं फरवा, नहीं, ये पार्टी जो है वो अपनी आई वुड लीडरशिप लाइक टू डिसएग्री ओवर हियर, क्योंकि देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जिस पे हुआ ऐसा। खान साहब ने कहा मुझसे पूछे बगैर बजट पेश नहीं होगा, पेश भी हुआ, केपी असेंबली में पास भी हुआ बजट। खान साहब ने ऑपरेशन के ऊपर एक बड़ा स्टांस रखा हुआ था कि नहीं करने देंगे। अली मिर्जापुर साहब जाके ये दोनों चीजें, देखें ये दोनों चीजें नहीं, दो फरवा, यू हैव राइट टू डिफर विद मी, बट ये दोनों चीजें पॉलिटिकल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, ये गवर्नेंस रिलेटेड डिसीजंस हैं। एक सूबे का बजट अगर पास नहीं होता तो उसके बाद क्या क्राइसिस होता है ये आपको पता है। सूबे का बजट के लिए भी बाद में वो कहते हैं कि उनको गो हेड मिल गया था, जो गंडापुर साहब कहते हैं मुझे मिल गया था, उनका अप्रूवल शामिल था। वो बाद में उन्होंने जो बात की, खान साहब ने कैबिनेट वाला भी पॉलिटिकल है। अगर आपकी इजाजत हो मैं मुकम्मल कर लूं, जी प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो मैं मुकम्मल कर लूं। ये दोनों गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं जिनकी आप बात कर रही हैं। ये वॉर जो है वो फेडरल ने डिसाइड करना है कि किसी कंट्री के साथ वॉर होगी, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा होगा, ये आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने फैसला करना है। ये सूबे ने फैसला नहीं करना कि आपकी इंडिया से जंग होनी है कि नहीं होनी। सूबे की राय आप उस सूरत में ले सकते हैं अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो ये जो दोनों फरवा इश्यूज हैं ये गवर्नेंस रिलेटेड है, इसका ताल्लुक जो है वो पॉलिटिक्स से नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी सवालात उठते हैं या जो भी डिसीजंस होते हैं, मसलन अगर गंडापुर साहब को बैठे बैठे खान साहब ने फारिग कर दिया और सोहेल आफरीदी को लेकर आ गए, सो ये है वो पावर जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी पावर दिखा सकता है कि भाई मैंने आज से आप मेरे वजीर आला नहीं है। लेकिन वो ये रोज नहीं बता सकता कि आपने ये बजट इस तरह क्यों पास कर लिया। उसके लिए एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो पार्टीज में स्पेशली पीटीआई में तो आप भूल जाएं कि पीटीआई में इमरान खान की मर्जी के अलावा अगर पॉलिटिकल डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूं तो कोई हिल भी सकता होगा एक। लेकिन आप देखें ना, आपने अभी वॉर का हवाला दिया, अगर वॉर में गंडापुर कहते हैं ना गंडापुर नहीं रुकवा सके, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात वाले मामलात में अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं कर सके, मैंने उन्हें हटा दिया। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से चलने वाले गोले रोक ले, लेकिन वो ये कर सकते थे कि अपना वजीर आला तब्दील कर दिया। लेकिन मेरा ये ख्याल है फरवा कि उनको ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि उनको पता है कि उनकी लिखी हुई माफी या तहरीर या दरख्वास्त गवर्नमेंट कैश कराएगी, और वो इसलिए नहीं कर रहे। वरना इमरान खान साहब यकीनन, देखें इसका एक मैं आपको हवाला देता हूं। अभी उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पैरोल पे आप रिहा कर दें तो मैं अफगानिस्तान का मसला हल कर दूं। बेसिकली वो हिंट दे रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई कुछ तो मुझे स्पेस दें, कोई तो रास्ता दें कि मतलब अफगानिस्तान के मैटर पे मुझे बुला के एंगेज कर लें। सो वो भी रिलीफ चाहते हैं, लेकिन वो अपनी टर्म्स पे चाहते हैं, गवर्नमेंट अपनी टर्म्स पे चाहती है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने रास्ता बनाना है, इन्हीं को मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल दैट्स 100% ट्रू, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही आप पॉलिटिक्स को बिठा के रास्ता निकाल सकते हैं। बट आई गॉट सम मोर क्वेश्चंस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर सवालात करते हैं। वेलकम बैक। मफरूज़े बहुत सारे हमारी सियासत में बनते भी हैं, बिगड़ भी जाते हैं, और फिर बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में कयास आराइयाँ भी होती हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अब पाकिस्तान तरीके से छुड़वाने की कोशिश करें ताकि वो बाहर आए तो कोई तब्दीली पैदा करने की या गुंजाइश पैदा करने की कोई कोशिश काविश कर सकें। आमिर रासवान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो वैसे वो खुद भी शिकवा कर चुके हैं कि मुझे तो कोई मिलने भी नहीं आता, कोई पूछने भी नहीं आता। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये सोच रही है कि हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जितनी हम इमरान खान साहब के बारे में या उनकी अहलिया के हवाले से कर रहे हैं। ये खबर आप तक पहुंची है, कोई इसमें सदाकत है? और साथ ये भी बताइएगा कि जो आदिल ने बात की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिल आखिर तो फैसला सियासतदानों ने करना है और गुंजाइश सियासतदानों ने पैदा करनी है। ये बात आप भी बहुत दफ़ा मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं, पराचा साहब भी कह चुके हैं। बट सीम्स लाइक कि सिर्फ सियासतदानों ने नहीं करना है, अब ये मामला बहुत ऊपर चला गया और अगर कुछ भी हुकूमत करेगी तो वो कैश तो कराएगी। देखें, इससे बड़ा मसला आज अब ये भी आ गया कि टीएलपी को वफाकी काबीना ने बैन कर दिया, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये काम पीटीआई के दौर में भी हुआ था और फिर वापस हो गई थी। लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की जो रिक्वेस्ट आई है और वो इंटीरियर समरी लेके गई थी उसको ऑन कर लिया है। तो जब ऑन कर लिया है तो मामलात अब एक और नहज पे जाएंगे। कुछ हो रही थी बातें, मोहसिन नकवी जो गए थे, तो उसका मतलब ये है कि वो जिन लोगों के पास गए उनको एतमाद में लेके आए थे कि हम ये काम अब करेंगे। अब ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, इस पर गुफ्तगू भी होगी, अब मामलात कुछ और बढ़ेंगे। पीटीआई का तो मामला चलता ही रहना है। शाह महमूद कुरैशी या कोई भी लीडर हो, इमरान खान के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो खुद बोल चुके हैं, कोई क्या करेगा। उन्होंने कहा था हम जेल में बैठे हैं, आप हमें भूल गए हैं। आप भूल गए हैं इस बात को कि उन्होंने ख़त लिखा, इमरान खान को फिर ख़त लिखा कि भाई हमारी तरफ आओ, हमें भी मुशावरत में शामिल करो। तो पीटीआई में इमरान खान ही हैं, वही फैसले करेंगे। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उनको ये बताएंगे या नहीं करेंगे।
तो पीटीआई का इसी तरह ही चलना है जब तक वो मुज़ाहमत की कोशिश करते रहेंगे और वो समझेंगे कि वो आर्मी को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों के बल ला ऐसे सकते हैं, चलना तो है वो कोशिश को करते थोड़ा रहें, सा वो नहीं एलेबोरेट आएंगे, कीजिएगा तो इनके लिए आमिर कोई अरसलान रास्ता साहब। नहीं ऐसे चलना है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह ऐसे चलना है या कैसे चलना है? नहीं, देखें, वो लोग तशबीह दे रहे हैं। ये बात फैसला इमरान खान ने करना है कि वो मुज़ाहमत को कितना तवील खींच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये जो वज़ीर आला की मुलाकात नहीं होने दी, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने, और आज हाई कोर्ट ने कहा है, तो वो पूरी तसल्ली करा के लेके जा रहे हैं कि आपकी मुज़ाहमत से हम खौफज़दा नहीं हैं, क्योंकि पॉलिटिकली ठीक नहीं है। उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, पहले दिन भी करा देते तो ये 6 दिन की नहीं होनी थी। लेकिन जब ज़िद दोनों तरफ से आ जाए कि आप सूबाई हुकूमत के बल पे चल रहे हैं, आप धमकियां लगा रहे हैं कि हम सिस्टम से निकल जाएंगे, तो सिस्टम से आप पहले भी निकले थे। फिर आपकी पार्टी में तकसीम भी आई, लोगों ने कहा ये फैसला इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बहरहाल इमरान खान डिसीजन करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात जो है वो एक बहुत ही बड़ा लेंथी एपिसोड बन जाता है, क्योंकि उसके गिले शिकवे करते रहते हैं। चूँकि आपने अब टीएलपी का जिक्र किया, मैं इसी पे आना भी चाह रही थी, लेकिन अच्छा आपने पहले कर दी। शौकत पाशा साहब, ये जो अब हम इसकी क्या डिटेल में जाएं कि ये कैसे वजूद में आई और गई और हुआ और ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। माजी में आप और हम बैठ के ये डिस्कस करते थे कि कहीं ना कहीं से कोई एक पार्टी बन जाती है, जमात बन जाती है, उभरती है, निकलती है, और फिर इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं। अब की बार ये जो पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पे हुआ और जो पंजाब हुकूमत ने किया और फिर वफाक ने उस पर अमल भी किया है, ये काम बहुत पहले हो सकता था और कोशिश भी की गई थी। उस वक्त का जो मसला हुआ था उसमें आप अगर डिस्कस करना चाहें तो कर लें, लेकिन क्या ये अच्छा है कि हम वंस फॉर ऑल ये फैसला कर लें हमारी रियासत कि हमने इस तरह की जमातों को या इस तरह के लोगों को अब स्पेस नहीं देनी जैसे हमने माजी में दी थी? पहले पाबंदी लगी थी, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट थी जिसने ये पाबंदी हटाई, उसने टेके। आपको याद है खुफिया मुआहदा हुआ था, अभी तक उस खुफिया मुआहदे को सामने नहीं लाया गया कि क्या था उस मुआहदे। और फिर इन्होंने इसको एक बाकायदा सियासी जमात डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन कमीशन में कर दिया। यहाँ फैजाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, यहाँ लोग जलील हुए 2-3 हफ्ते, फैजाबाद बंद था, पिंडी वाले इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, इस्लामाबाद वाले पिंडी नहीं जा सकते थे। उस वक्त भी एक मुआहदा हुआ था, लेकिन वो तो सामने आ गया था और जो मुआहदे पे दस्तखत करने वाले थे उनके नाम भी आ गए थे। अब ये जो फैसला किया पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशली कि इस दफा वो आए, तो पंजाब गवर्नमेंट ने मुरीद के वाला एक्शन किया। उसके बाद पंजाब काबीना ने इस पर पाबंदी लगाई और आज वफाकी काबीना के इजलास में पाबंदी लग गई। इससे एक और बात भी नजर आती क्या कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में जो फौजी तनसीबात हैं वो ज्यादा अहम है, और उससे बढ़कर जो शहीदों की यादगारें हैं वो तो बहुत ही अहम है। मैं अपने दिल की बात कर कि जहाँ शोधा की यादगार होगी, जिन्होंने इस वतन की मिट्टी के लिए अपना खून दिया, वो मेरे लिए बड़ी मुकद्दस चीजें हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। तो क्या जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ते रहे, बसें तोड़ते रहे, और उसमें अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ कि एसएचओ की जान ले ली, वहां पे शहजाद उनका नाम है मरूम का, तो इस वायलेंस पर अगर एक सियासी जमात कलदम करार दी जाती है, पाबंदी लगती है, तो क्या ये मामला उधर बढ़ेगा उस सियासी जमात की तरफ जिस सियासी जमात ने 9 मई किया, उनके लीडर्स को सजाएं हुई और ऑन द बेसिस ऑफ द कन्विक्शन दे वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट। क्या ये मामला उधर जाएगा? आज तो सबसे बड़ा सवाल मेरे ज़हन में यही आ रहा है। मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि जिन्होंने कोर कमांडर के घर जलाए, आईएसआई के दफ्तर जलाए, जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमले किए, मियां वाली एयरबेस के अंदर घुस गए और शहीदों की यादगारें जो है वो बेहुरमती की, पेशावर का रेडियो पाकिस्तान जला दिया, तो जो कुछ मुरीद के में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान है, वो किसी भी साइड पे हो, वो पीटीआई टीएलपी वालों की साइड से हो, वो पुलिस वालों की साइड से हो, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जमात ने मुरीद के में वायलेंस किया उस पर पाबंदी लग गई, तो वो जमात जिसने
पाक फौज की तंसीबात पर अटैक किए, अगर वो प्रूवन है, जिनकी बुनियाद पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बड़ा अहम सवाल, ये बड़ा अहम है, और मैं भी इसके साथ एक सवाल और ऐड कर देती हूँ, और वो ये है कि एक तो ये सवाल जो आपने उठाया और आदि, दूसरा सवाल ये कि वो एक अंग्रेजी में हम कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हमारे सिस्टम में इस वक्त ऐसे ही लग रहा है। 9 मई का हुआ और ऐसे लग रहा था, हमें उसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसे रिकॉल करते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर आकर ब्रीफिंग भी दी जाती है और फिर हमें याद भी कराया जाता है। हमें याद भी है, ऐसा नहीं कि कोई भूला है। तो आप इस मामले से निकल के इसको उस मामले तक आते हुए देख रहे हैं, और प्लस ये भी कि फिर एक जमात जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो जुम्मे वाले दिन उठ के इसलिए भी बाहर निकलते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि हम निकल रहे हैं कि लोगों को एहतजाज करने का हक दिया जाए, जबकि उससे पहले एक मुरीद के वाला पूरा एपिसोड हो चुका है। परवा, इससे पहले भी जब आपने एक बात की है ना, मेरी बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, बल्कि जिस वक्त मैं ये बात करता था उस वक्त लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी जब पीटीआई ने अपनी एजिटेशन की पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, और जिस अंदाज से स्टार्ट की है और जो लैंग्वेज उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यूज की, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, अपने हर ओपोनेंट के खिलाफ, वो ये बता रही थी कि ये वो लैंग्वेज है कि जिससे वो अपने आप को आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, वो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। एमक्यूएम का जो अभी थोड़ी देर पहले हवाला दिया, बात यह है कि ये बिल्कुल मैं कंसिस्टेंट पोजीशन है मेरी, और मैं कई दफा कई टॉक शोज में एनालिस्ट अपेयर होकर ये कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि पीटीआई का फ्यूचर भी लंदन एमक्यूएम और पाकिस्तान एमक्यूएम की तरह बनीगाला एमक्यूएम, सॉरी बनीगाला पीटीआई और एक जो नॉर्मल कहीं भी की भी पीटीआई बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। तो लेकिन इसमें एक एलिमेंट ये कि जाहिर है जब तक उनकी लीडरशिप जेल में है तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एमक्यूएम लंदन बैन हुई थी तो इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी लीडरशिप बाहर है। अब इनके होते हुए तो ये बधायर नहीं लगता। इसी तरह पंजाब में अब आप देखें पीटीआई आपको एक्टिव नहीं नजर आ रही है, आपको पीटीआई नजर एक्टिव आ रही है सिर्फ सोशल मीडिया पे और केपीके में। अब अगर केपीके गवर्नमेंट फेडरल के साथ किसी स्टेज पे बिल्कुल ताउन करना बंद कर देती है तो यकीनी तौर पर वहां पर वो सख्त इकदाम लेगी फेडरल गवर्नमेंट अपने डिफेंस में, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जहां पीटीआई अपनी लड़ाई ले जा रही है उसका क्लाइमेक्स कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि उसके पास पूरी दुनिया के, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, उनके साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। सो वो ऐसी स्टेज पे क्यों पीटीआई के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, या इमरान खान जिनकी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है उनके साथ वो क्यों इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? तो वो अपनी स्टांस, अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे। और जब जब वहां से ये बात आती है, इसका मतलब वो ये इशारे में यही बात करते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन एक दूसरे के साथ निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल लें, लेकिन अगर आप 9 मई या 26 नवंबर जैसे वाकयात दोबारा करेंगे तो रिएक्शन उतना ही सख्त जाएगा। तो अगर पीटीआई की पॉलिटिक्स पर है, पीटीआई ने एजिटेशन की पॉलिटिक्स, जिस तरह वो कहते हैं उनके जो नए सीएम आए कि इश्क इमरान में मैं मरना चाहता हूं, तो अगर वो पॉलिटिक्स उस लेवल पर लेके जाएंगे तो या मजीद केसेस भी बनेंगे, पार्टी के लिए और मुश्किलात भी होंगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए भी और मुश्किलात होंगी, और फिर पाबंदी, ज़ाहिर है इट्स टू अर्ली टू कमेंट अबाउट, लेकिन फिर धड़ेबंदियां भी होंगी और फिर नुकसान होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सट्रीम एंड लिया जा रहा है वो एक्सट्रीम एंड एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा कर देगा जिसके बाहर आगे सिर्फ दीवार होगी, और दीवार का मतलब ये है कि फिर कोई बात नहीं होगी, कोई स्पेस नहीं होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे, आदिल अब्बासी साहब मौजूद थे, शौकत परवेज़ साहब हमारे साथ थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।